इंसान करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल साइबर एविल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई, सब्सक्राइबर्स की भेजी, दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एक डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन, उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी जानते नहीं थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा लगता है, नए आए हैं। जी हाँ, हम शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी, एक अनजान इंसान भला इस शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं है। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कहते हुए रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चलकर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है और ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। मदन झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफीक की उन नजरों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खाकर सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। यह देख शोभा डर के मारे थर-थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज सुनी थी, अभी मैं दौड़कर इस तरफ आया। रफीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया।
रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा, उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पे नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पे था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसा देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो सोया था। वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। यह देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर देखा? फिर सभी अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। एक युवक ने छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से कोई भी रास्ता नहीं था, ना सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई रास्ता था। और दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो जाती है। यह एक तो घर था लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। अगर कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता यह तो वही जानता था। वहां आसपास रहने वाले लोगों को उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का ये हाल हो गया था कि जब कोई उसमें भूल से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात थी, लोग उस घर का नाम लेने से भी डरने लगे थे। अब लोग यही सोचते थे कि ये घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह लेता है, क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता? जबकि लोगों के तो उस घर के पास से गुजरते हुए भी पसीने छूटते थे, और पसीने छूटे भी क्यों ना, भूत का तो नाम ही ऐसा है कि बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। यह घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। बाहर बड़ा भयानक तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। शिकारी घर के अंदर गया और आवाज लगाई, अरे कोई है? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज कौन देता? शिकारी ने फिर जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ? इस बार उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते हुए देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? उसने शिकारी से पूछा। मैं एक शिकारी हूँ, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी
शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं, हो सकता है कि इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाए। साहब, ये घर तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम? इतने डरे हुए क्यों हो? साहब, क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? क्या नहीं जानते? यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। यह भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। यह बात चारों तरफ फैली हुई है, आपको कैसे नहीं पता? बाबा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, यह भूतिया घर होगा। तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो, इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूंगा। चौकीदार ने गहरी नजरों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं। हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चौकीदार ने बोला। शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं? हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम के ही रह गए हैं। अब कौन राजा और कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहां जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहां रखी हर चीज को वह बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वह उन चीजों को पहले देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला, ठीक है बाबा। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये पायल की आवाज। शिकारी उस आवाज के पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। शिकारी ने देखा, उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार। अब मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? इतना कहकर लड़की गायब हो गई। शिकारी के डर से पसीने छूटने लगे और वह चौकीदार से बोला, बाबा वह लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब वह मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर, क्या बाबा, तुम्हारी बेटी? लेकिन वह एकदम से कहाँ चली गई? चौकीदार, साहब वह चली नहीं गई, अदृश्य हो गई। शिकारी, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा आप मुझे विस्तार से बताएं। चौकीदार रोते हुए, साहब दुर्भाग्य से वह मेरी बेटी है जो अब जिंदा नहीं है। उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था, तब आप कुछ छोटे थे। लेकिन जब आपके पिताजी को ये बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सजा दे दी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतजार था। अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह डरते डरते तहखाने की ओर चला गया। जैसे ही वह तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज आई, आ छोटे कुंवर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वह बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा होने की वो अहंकारी हंसी। और वह कह रही थी कि आज तो मैं मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था? शिकारी अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाजा उस चुड़ैल ने बंद किया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी। कुछ समय बाद दरवाजा अपने आप ही खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा जिस्म खून से लथपथ भीगा हुआ है, लेकिन जब उसने पास में जाकर देखा तो
वह चौंक गया। शिकारी के धड़ पर सर नहीं था। उस चुड़ैल ने उसका सिर ही उखाड़ लिया था। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वो कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहते हुए वह तहखाने के अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो गई। फिर किसी ने कभी उसको वहां दोबारा नहीं देखा। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल मूवीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना